हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि बायोलॉजी से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि चैप्टर 6 हम लोग का चल रहा है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर। तो उसी चैप्टर को हम लोगों ने 5 पार्ट में अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये 6th पार्ट जो कि एनसीईआरटी बेस पे और वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके मैं सभी पार्ट्स को बता चुका हूँ। तो आप लोग जाके पहले पांचों पार्ट को कंप्लीट कर ले, क्योंकि न्यूट्रिशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप लोगों का छूट चुका है, उसको जाके पहले देखें जो बच्चे नहीं देखे हैं, या जो स्टूडेंट देख चुके हैं तो वो 6th पार्ट ये जो अपलोड किया जा रहा है इसको पूरा देखें, फिर 7th पार्ट का इंतजार करें। तो ऐसे ही और भी वीडियोस को अपलोड किया जाएगा 9th और क्लास 10 से रिलेटेड। टोटल सब्जेक्ट का अभी बायोलॉजी चल रहा है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे ही करके। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, जो कि हम लोग का टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में जाने से पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा स्टूडेंट। ये रहा क्वेश्चन जो कि मैं बताया था कि कमेंट बॉक्स में बताना है, बट कोई रिस्पांस नहीं आया, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। लिखा हुआ है हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, ये मैं ही पूछा था। तो इसका आंसर होगा 24, इट मीन्स 12 पेयर। और एक क्वेश्चन पूछे थे, तो उसका भी आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यहीं पे था, उसका आंसर क्या होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट। तो यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये तो हो गया 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था वो मुझे नहीं मिल रहा है, हाँ यहाँ पे, हाउ टू चेंज जूल इनटू कैलोरी, ये मैंने कल पूछा था, जूल को कैलोरी में चेंज करना है। तो इसका भी आंसर किसी के द्वारा नहीं आया, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये चेंज करने के यूनिट में काम आएगा। तो स्टूडेंट इतना हो गया। पीछे क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में चर्चा किया था, जो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, पूरा वेल डिफाइन करके मैंने सभी पार्ट्स को पार्टली बाई पार्टली एग्जैक्ट पूरा अच्छे ढंग से बताया था। तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। तो अगर यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, ये वाला पार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स फिगर 6.9, यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ है एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। क्या लिखा हुआ है, एयर को बॉडी में लिया जाता है, कैसे, नॉस्ट्रिल के सहायता से। नॉस्ट्रिल का कल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फिगर, ये था हम लोग का नासाल पैसेज, यहीं पे 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, ठीक है, हम लोग के बॉडी में, हम लोग के नोज में, सॉरी। तो यहाँ पे फिर आगे देखेंगे द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। लिखा हुआ यहाँ पे जो एयर पास होते हैं, ठीक है, जो एयर यहाँ से पास हो रहे हैं, वो नॉस्ट्रिल से जब पास होते हैं तो वो फाइन हेयर से होते हुए गुजरते हैं। और उन फाइन हेयर्स का क्या काम है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस, वो म्यूकस से भी पैसेज पूरा भरा हुआ होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट, यहाँ से हेयर कहाँ जाता है, सॉरी, यहाँ से जो एयर होगा वो कहाँ जाएगा, थ्रोट में जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा लंग्स में, ऐसे ही करके ये हम लोग का एक चैनल, पूरा एक पैसेज बन गया। तो ये हम लोगों ने रिस्पायरेशन का यहाँ तक प्रोसेस देखा। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे मैकेनिज्म का, कि क्या होता है इसका मैकेनिज्म, जैसा कि न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द थ्रोट। आप कल देखे थे, यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ फिगर में मैं दिखा दूँ आपको, ये है आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, 2 रेड कलर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यही है आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में भी, ठीक है, कल मैं इसके बारे में चर्चा किया था। यहाँ फिर आगे देखेंगे दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। इसका जो कारण है रिंग्स शेप में या फिर कार्टिलेज का होना इस थ्रोट कैविटी में, जो कि ट्रैकियल पाइप में हम लोग बोल सकते हैं, विंड पाइप में बोल सकते हैं, इसका कारण यही है कि ये कोलैप्स नहीं कर पाए। अगर स्टूडेंट यहाँ पे सोचो कि दोनों तरफ से अगर प्रेशराइज हो, अगर ऐसे दोनों तरफ से अगर
प्रेशराइज किया जाए, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, दोनों तरफ से अगर ऐसे प्रेशर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो सकता है कोलैप्स कर जाए, बट ये तो कार्टिलेज का बना हुआ है। जैसा कि ईसोफेगस में हम लोगों ने देखा था कि फूड पाइप जो था, जब हम लोग कोई भी खाना यूज करते थे, कोई भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता था, तो वहाँ पे कैसा होता था, ऐसे कुछ करके देखो, मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे है, ठीक है। मान लो ये ईसोफेगस है और यहाँ से इंटर हुआ एक फूड का, ये फूड है बड़ा सा। जैसे ही यहाँ पे फूड आएगा, ईसोफेगस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, होता है कि नहीं, ये फूड का। फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर ईसोफेगस भी ऐसे अपना शेप, मतलब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने वहां देखा था, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी, अगर एयर का प्रेशर ज्यादा हो तो फिर ये कोलैप्स नहीं करेगा, उसी के कारण रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको बनाया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगर आगे चर्चा करें स्टूडेंट इसमें, तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, विद इन द लंग्स द पैसेज divides into smaller and smaller tubes which finally terminates into balloon like structure which are called alveoli। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वहां तक तो ट्रैकिया तक तो समझ में आ गया, फिर उसके बाद स्मॉलर ट्यूब में भी बढ़ जाता है, देख सकते हैं आप। ट्रैकिया के बाद यहाँ से 2 ट्यूब में ऐसे बटा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से अंदर जाके फिर ऐसे ऐसे बहुत सारा ट्यूब में देखो यहाँ पे बदल गया, और लास्ट में आपको दिखने के लिए मिलेगा, देखो सब में बैलून तरह का स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो बैलून टाइप का स्ट्रक्चर सब में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। और इसी को जूम करके देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे बताया गया है, आपको दिख रहा होगा ये वाला फिगर, देखो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है ना सबको ये फिगर। तो यही है एल्वियोलाई, और इसी में होते हैं एल्वियोलर सैक, देखो दिखने के लिए मिल रहा होगा, ये है एल्वियोलर सैक, आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये एल्वियोली, और इसी में एल्वियोलर सैक ये हो गए, जो आपको ऐसे बैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे क्या फिर लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर तो ये तो हो ही गया, विच आर कॉल्ड एल्वियोली, और इसको सिंगुलर अगर फॉर्म में बोले तो एल्वियोलस बोलेंगे, और एल्वियोली ऐसे प्लुरल फॉर्म हुआ। और एक चीज स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहेंगे, एक तरह से क्वेश्चन ही समझो कि एल्वियोली का संख्या कितना होता है लंग्स में, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन आवर लंग्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा होगा, जो कि 300 से लेकर 700 मिलियन, ठीक है, मिलियन इन आवर लंग्स, मतलब ऐसे सिंपली हम लोग 300 से लेकर 700 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये आप सभी को पता है। तो 300 इंटू 10 लाख कर दो तो उतना हो गया, उतना से 700 इंटू 10 लाख, मैंने ये अप्रॉक्स वैल्यू एक बताया गया, इतना सारा होता है। अगर इसका सरफेस एरिया का बात करें स्टूडेंट, तो ये हो जाता है आपको 80 मीटर्स, कम से कम 80 मीटर्स। इसका भी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर चर्चा करते रहेंगे। द एल्वियोली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वियोली ये सरफेस प्रोवाइड करता है बिकॉज, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैस इसी के पास होता है, इसी के अंदर होता है एल्वियोली सैक में। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन ए एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो वॉल्स होते हैं एल्वियोली के, उनके पास ज़्यादा मात्रा में एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। जैसा कि आप विलाई में भी आप पढ़े थे, न्यूट्रिशन वाला जो प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो विलाई था, माइक्रो विलाई था, वहाँ भी हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में चर्चा किया था, याद आ रहा होगा आपको। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले बहुत सालों से देखा है, ठीक है। व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब कि इनहेलेशन, वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है आपका क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और डाउनवर्ड मूव करता है, नीचे के तरफ। अभी हम बताएंगे, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप साइड से अगर फिगर आप देखें, साइड से आप देखते हैं ऐसे कुछ करके, मैं बता देता हूँ आपको सिंपल सा फिगर, ठीक है। ये आपका यहाँ से तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पीछे से हो गया, ये साइड से मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसे चेहरा इधर से इधर आपका हो गया, ठीक है। हेड इधर की तरफ है, साइड व्यू से बताया जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो आपका सिंपल ऐसे डायफ्राम मैंने बना दिया ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम एक्चुअली होता है यहाँ पे ऐसे मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये है डायफ्राम का जगह, बट ये नीचे आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो एयर हम लोगों ने लिया वो तो यहाँ पे आया, फिल हुआ, अंदर आके हुआ पूरे लंग्स में, तो ये फिर डायफ्राम को थोड़ा नीचे पुश कर देता है, तो यहाँ पे डायफ्राम आ गया, ठीक है, अपने जगह से नीचे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, मूव डाउनवर्ड, ये चीज दोनों ध्यान में रखिएगा। और रिब्स जो आपका हुआ वो लिफ्ट हो गया, ठीक है। जो रिब्स केज है आपका, जो थोरेसिक कैविटी है, वो तो एयर आने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा फूलेगा कि नहीं, वो चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, देखो लिखा भी हुआ चेस्ट कैविटी मतलब थोरेसिक कैविटी आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड द फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोली। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल भाषा में लोग बोलते हैं कि लंग्स में हवा गया है, तो देखो सांस लिए तो लंग्स फूल गया, सांस छोड़े तो लंग्स, ठीक है, उतना लंग्स तो समझ में आता है, बट इतना समझो, क्योंकि सभी हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो लंग्स में जो जा रहा है, तो लंग्स के अंदर भी तो पार्ट है जो अभी हम लोग पढ़े, कहाँ एक्सचेंजिंग होता है, ऐसा थोड़ी है कि O2 गया फिर O2 ही घूम के आ जाता है, O2 जाता है इतना फास्टली, जल्दी से, कितना जल्दी होके फिर CO2 में कन्वर्ट होके आ जाता है, ये चीज को समझना पड़ेगा। तो ये होता है एल्वियोली में। सोचो ट्रैकिया जो विंड पाइप के थ्रू आता है, यहाँ पे फिगर में देख लो एक बार फिर से, ट्रैकिया जो विंड पाइप के थ्रू यहाँ से, एक मिनट मैं फिर से बता दूं आपको, ये हुआ ट्रैकिया, ठीक है, यहाँ से आया अंदर, अब यहाँ से ऐसे गया, ब्रोंकाई से बट गया, ठीक है, दोनों तरफ, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में, उसके बाद आपके एल्वियोली में, फिर एल्वियोलर सैक में आके एक्सचेंज हुआ, फिर जल्दी से फटाफट निकल गया, समझे बात। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ चलो ये आ गया। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड, ये हो गया। द ब्लड ब्रिंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। अब क्या होता है, यहाँ पे ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, कहाँ से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के पार्ट से ले आता है, फॉर, क्योंकि आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोग के बॉडी में बनता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। रिलीज इनटू द एल्वियोली, ये एल्वियोली में राके रख देता है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एरिया इज टेकन अप बाय द ब्लड, द एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। यहां से क्या होगा, एल्वियोलर जो एयर होगा ये ऑक्सीजन को खुद के साथ लेके ब्लड वेसल के साथ कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में। ये तो दिख रहा है इतना छोटा, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पूरा मैकेनिज्म क्या होता है इसमें। अभी शॉर्टकट में जैसे एनसीईआरटी ने बताया वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते चलो। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, ये एक ब्रीदिंग का साइकिल यहाँ पे बनता है, मतलब एक बार इनहेलेशन एक बार एक्सहेलेशन ये होगा, वन ब्रेथ। आपको पता है कि वी ब्रेथ इन एंड आउट अप्रॉक्स 12 to 20 टाइम्स इन ए मिनट, और जो कि आपको फिशेस वगैरह में लगभग 80 या फिर 100 टाइम्स बोल सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट को मिला के एक टाइम्स मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, जो 12 to 20 जो बता रहा हूँ उसको डबल करके आप चलेंगे, एक बार ब्रेथ इन एक बार ब्रेथ आउट, तब हुआ आपका 24 या 40 टाइम्स के आसपास। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम of air so that there is sufficient time for oxygen to absorb and for the carbon dioxide to be released। देखो जब आना जाना ऐसा लगा रहता है तो लंग्स के पास एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको बोलते हैं, एक स्पेस रहता है, एक वॉल्यूम रहता है, ताकि इजिली वे से सफिशिएंट मात्रा में जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना हो और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना हो, वो एरिया चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं कि एक रूम है, जैसे रूम में से कुछ आना जाना लोग का लगा हुआ है और कुछ देर बाद रूम ही लॉक कर दिए और मकान मालिक को ही या फिर जो भी उसका रूम का ऑनर है उसको घुसने ही नहीं दिए, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है, सब कुछ तो होना है, यहाँ पे जो भी आदान प्रदान यहाँ हो रहा है वो तो हो ही रहा है,
लेकिन यहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है ताकि वहाँ पे इजिली वे से ऑक्सीजन को, सफिशिएंट मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो इजिली वे से एब्जॉर्ब हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। बात समझ में आ रही है? ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे कि व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, जब एनिमल का साइज लार्ज हो जाएगा बॉडी का, तो डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन प्रेशर के चलते यहाँ पे ऑक्सीजन का डिलीवरी पूरे पार्ट्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि डिफ्यूजन कहाँ ज़्यादा होता है। जैसे कि आप पढ़े थे कि अमीबा में डिफ्यूजन के चलते ही लगभग सब चीज़ हो जाता है, इजेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, इजेशन, एक्सक्रेशन, सब चीज़, क्योंकि बॉडी सरफेस बहुत छोटा है उनका और वो टोटली कनेक्टेड है इन्वायरमेंट से, तो इजीली वैसे डिफ्यूजन हो जाता है। बट हम लोग का बॉडी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे तो फिर होने में प्रॉब्लम होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। तो डिफ्यूजन के चलते ऑक्सीजन पूरे बॉडी में नहीं जा सकता है। आप सभी को ये चीज़ पता होगा या ये चीज़ जान के हैरानी होगी कि लगभग 3 साल लग जाएंगे पैर से लेकर, अगर हम पूरे बॉडी में बात करें आने का ऑक्सीजन का, 3 साल लग जाएंगे डिफ्यूजन प्रोसेस से। अगर हम लंग्स तक पहुंचाना चाहें अपने पैर से ऑक्सीजन को, ठीक है, तो 3 साल लग जाएंगे, सोचिए। तो ऐसा ही कुछ है जिसका चर्चा हम करेंगे, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी में भी आगे दिया हुआ, लिखा हुआ है। फिर इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, क्या लिखा हुआ है, एंड कैरी इट टू द टिश्यू वेयर आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेंगे कहाँ से, एयर से। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एयर से ही जाके घुस के लेके आएंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं, जैसे बॉडी में आया यहाँ पे, ठीक है, बॉडी में जैसे ही ये आएगा आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो एयर, तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन को, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हीमोग्लोबिन हुआ रिस्पिरेटरी पिगमेंट। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता क्या है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? HE, हेमो, ये ई है, हेमोग्लोबिन, याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन इज द रिस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखो, फिर लिखा हुआ है कि हेमोग्लोबिन टेक अप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेता है एयर से, एयर से जो रिच ऑक्सीजन उसमें रहेगा उससे ऑक्सीजन निकाल लिया, इन द लंग्स तक ला दिया, ठीक है। फिर कैरी इट टू द टिश्यू, अब बन गया यहाँ से ऑक्सी हेमोग्लोबिन, याद रखना ये सब चीज को। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन मिल गया तो बना ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ तक गया स्टूडेंट? टिश्यू तक, विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। वैसे टिश्यू में जाएगा जहां कमी हो, वैसे टिश्यू में जाएगा, बात समझ में आ रही है। फिर आगे लिखा हुआ है इन ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। देखो बात आ ही गए यहाँ पे, तो सभी चीज का बात कर रहा था, बट हम लोग तो ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, तो ही रिस्पिरेटरी पिगमेंट अभी मैंने बताया, विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है, एनसीईआरटी ने तो सिंपली लिख दिया कि हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बहुत आसान भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। बट एनसीईआरटी को ये भी पता होना चाहिए कि जब इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो हेमोग्लोबिन कंबाइन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ इंस्टेड ऑफ O2 के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ। ये चीज़ एनसीईआरटी को यहाँ पे लिखना चाहिए, बट एनसीईआरटी ने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि हेमोग्लोबिन का ज़्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है स्टूडेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं CO को, कैपिटल O, C और स्मॉल o लिखेंगे तो कोबाल्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। और C और कैपिटल O होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ ज़्यादा एफिनिटी होता है किस चीज़ का? हेमोग्लोबिन का कंबाइन करने का। तो Hb इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, इसका नाम देंगे हम लोग कार्बोक्सी, लिख देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कहीं कहीं पे हीमोग्लोबिन HAE हीमोग्लोबिन भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा भी तो गलत नहीं है, सब सही है। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हो जाएगा।
तो फिर समझ लो कि इंसान का डेथ होना पक्का है, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। दैट टाइम ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ब्रेन को जब ऑक्सीजन, स्ट्रोक आ जाएगा, सडन स्ट्रोक। तो स्ट्रोक आने के कारण सडन डेथ हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसी चीज को बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को कार्बन, हम ऐसे जो हम भी समझाए हैं उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसी फेनोमेनन को बोलते हैं। कौन सा फेनोमेनन? जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते बॉडी में स्ट्रोक आ जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का मात्रा ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, इस कारण से। तो ये सभी चीज हो गया। अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो या फिर जो भी समझो इसको, ठीक है। स्टूडेंट लोग के लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया कि स्टूडेंट जब आप रात को सोते हैं, अगर आपका रूम पैक है चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से पैक है, वहां आप क्या किए हैं, एक तरफ मान लीजिए आप सोए हुए हैं ऐसे, और यहाँ पे रात को आपने, ठंडी का दिन है तो आपने सोचा कि चलो भाई आग थोड़ा जला लेते हैं फिर सो जाते हैं। तो कोई भी चीज आग जलाने से ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगा, हाँ, लेकिन कोल टार वगैरह हो गया या कोल हो गया, जो कोल होता है कोयला, तो उसको अगर आप जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगा स्टूडेंट, ठीक है, मेनली ज्यादा मात्रा में, और ये पॉइजनस है। तो रात भर में ये कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे रूम में फैल जाएगा, चारों तरफ पूरे रूम में, और वो पर्सन सुबह तक जब आप पाएंगे तो वो डेड होगा। ये एकदम एग्जैक्ट है, ये सही है, बहुत रेयर ही ऐसा कोई बच सकता है। अगर 8 से 12 घंटा एक रूम में, पैक रूम में अगर किसी को सुला दिया जाए और वहां पे कोयला जला दिया जाए तो गारंटी है वो इंसान डेथ कर जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज जानना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसा देखते हैं कोई भूल जाता है रात को जला के, कुछ भी, बहुत गाँवों में होता है, जलाया जाता है कुछ कुछ कारण के लिए, तो पैक रूम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा, फिर वो जो भी एयर बॉडी में आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन मिल जाएगा, क्योंकि वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को नहीं देगा हीमोग्लोबिन को, और कार्बन अलग नहीं होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके ही हीमोग्लोबिन बनाएगा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इससे अगर डेथ हुआ तो ऐसे फिनोमिनन को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। याद रखिएगा ये सब स्टूडेंट, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम लोग ने अभी पढ़ लिया यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कर्पस्कल आरबीसी, ठीक है। इस चीज को 3 पार्ट पढ़ते हैं ब्लड का, आरबीसी रेड ब्लड कर्पस्कल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पस्कल, एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो आरबीसी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा है वाटर में, देन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपेयर में देखा जाए तो, ठीक है। फिर अगर देखें ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, इसीलिए ये डिजॉल्व फॉर्म में इजिली वे से ट्रांसपोर्टेड होता है हम लोग के ब्लड में, याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका मोर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। मतलब कि हम लोग का ये क्लोज हो चुका है, पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको पढ़ भी लिया। अब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, बट पॉइंट्स के पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू आपको यहाँ पे बता दूं जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फिगर के यहाँ पे थ्रू आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। फिगर आपका, हाँ चलो, ये आ गया फिगर। देखो स्टूडेंट ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा चेहरा ऊपर से सब कुछ पार्ट्स वगैरह टोटल आपको देखो यहाँ पे ऊपर लिख भी रहा है, ये टीथ हो गया, आई हो गया, नोज हो गया, ठीक है। यही हम लोग का देखो ऑसिपिटल यहाँ पे होता है नोज के अंदर। तो यहाँ से ही होते हुए ये देखो ट्रैकिया, देखो ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हो ऊपर, मैंने जो ग्रीन कलर से यहाँ पे किया अभी, ये आपका ट्रैकिया, ठीक है। और पीछे वाला देखो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये सब स्पाइनल कॉर्ड में आता है, देखो सॉरी वर्टेब्रा, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है, देखो पाइप वाला, देखो 1 मिनट, हाँ देखो अब आया स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर वाला ये वर्टेब्रा हो गया, आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। और फिर इसके पीछे देखो यहाँ पे आपका ईसोफेगस, क्योंकि मैंने बताया था आपको याद होगा, जो
न्यूट्रिशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रहा था तब मैंने बोला था ईसोफेगस जस्ट पीछे होता है ट्रैकिया के। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना ये पीछे फेरिंग्स, नेजाल कैविटी, देखो यही नेजाल कैविटी नोज से कनेक्टेड है, यहाँ नोज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो नोज से कनेक्ट होते हुए यहाँ पे नेजाल कैविटी में आ गया और ये हो गया आपका फेरिंग्स। ऐसे करके आप लोगों ने ऊपर भी वहाँ डायग्राम देखा था। ये सामने वाला जो आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज जो, ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड जस्ट उसके नीचे हो गया, थायराइड मेम्ब्रेन यहाँ पे कुछ हो गया, और ये आपका ट्रैकिया का, देखो यहाँ पे भी आपको ट्रैकिया में भी आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको डिस्क शेप, कार्टिलेज का बना हुआ है, ये भी आपको रिंग शेप होता है, देखो रिंग टाइप का दिख रहा है आपको। यही चीज कार्टिलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा था वहाँ पे, ठीक है। अब फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर नीचे आए यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर दे, पहले गुस्सा हो गया लगता है था, ऊपर भी नहीं हो रहा है। अब ये देखो स्टूडेंट, ये जो ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे लाइट आपको ये हो रहा है, ये हुआ आपका लंग्स के ऊपर वाला मतलब हिस्सा जो थोरेसिक कैविटी के ऊपर होता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में होता है, लंग्स के ऊपर वाला लोब। तो ये हो गया आपका सुपीरियर लोब, ये देखो आपका इन्फीरियर लोब दिख रहा है आपको, ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये आपका हार्ट है, ये जो ग्रीन कलर देखो ये ग्रीन वाला ये हार्ट है, ठीक है। इसका भी मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा पूरा इस समरी में, ये सब देखो नीचे स्टोमक वगैरह ये सब का तो रिस्पायरेशन में कोई हेल्प नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में इसको लेके चलते हैं, पहले 1 मिनट रुक जाओ, इसको ले आते हैं तो साइड में, ठीक है। चलो अब इसको हम ऊपर से गायब कर देते हैं, इसको गायब किए, इसको भी गायब कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो और भी ये सब तो पार्ट हो गया हार्ट का। अब देखो इन्फीरियर लोब एल लेफ्ट साइड का हो गया, आपको देखने को मिले, इसको पीछे और थोड़ा सा टर्न करें तो पीछे तो ये सब हटाना पड़ेगा फिर नहीं दिखेगा। ये आपका हो गया लेफ्ट वाला, राइट वाला लंग, ये आपका लेफ्ट वाला, और इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे हम, ध्यान से तभी आपको दिखेगा, ये तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना होगा। 1 मिनट रुक जाओ, ये हाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइड कर रहा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा छोटा सा एक पार्ट यहाँ से ट्रैकिया से जो आया हुआ है, ये वाला, ये अंदर ही अंदर आते हुए देखो यहाँ पे ब्रोंकी लिखा हुआ है कि नहीं, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर सेकेंडरी ब्रोंकी, तो यहीं पे प्राइमरी ब्रोंकी, देखो ये प्राइमरी ब्रोंकी में यहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा सा एकदम दिख रहा है हल्का सा, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे देखो, इसके पीछे दिख रहा है आपको, ये इसके जस्ट पीछे, तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और यहीं ब्रोंकी के बाद यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद फिर एल्वियोली। तो एल्वियोली का यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, मैं इसको हटा के भी देख लेता हूँ। देखो एल्वियोली के बारे में यहाँ पे नहीं चर्चा किया है, ये सब जो ब्रोंकी सब आया है वो बस इतना ही चर्चा किया गया है। तो ये कुछ डायग्राम था, ठीक है, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे डायग्राम के बारे में भी, जब बताएंगे तब उसके बारे में, डायग्राम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं फिर क्या और टॉपिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे इसी के बारे में, मैंने कुछ यहाँ फिगर आपको दिखा दिया 3D के हिसाब से। 300 × 700 मिलियन में याद रखिएगा हरदम एल्वियोली होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि कुछ इसमें जो पार्ट्स होते हैं मेन, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा हरदम कि ये पार्ट आया था, ताकि आपको याद रहेगा कि पूरा कि हाँ यहीं हम लोग ने पढ़ा था। नॉस्ट्रिल हो गया आपका पहला, उसके बाद अगर देखें तो नेजाल कैविटी हो गया आपका, इसको नजाल चैम्बर या पैसेज भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने फेरिंग्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने लैरिंग्स पढ़ा, ये सभी चीज़ को, फिर हम लोगों ने ट्रैकिया पढ़ा, याद आ रहा है आपको, फिर हम लोगों ने ब्रोंकी पढ़ा या फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर हम लोगों ने एल्वियोली पढ़ा, उसी में एल्वियोलर सैक, फिर हम लोगों ने मतलब लंग्स का ही ये जब हिस्सा सब पढ़ा। इतने सारे हम लोगों ने पार्ट्स को कवर किया, याद रखो इतने सारे पार्ट्स को, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा ये चीज़। तो अगर हम इसका चर्चा करें कि इसमें जो जो पार्ट्स था कि क्या क्या इसका, इसमें हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, तो शायद सभी स्टूडेंट को लगभग पता हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया था। जैसे कि नॉस्ट्रिल के बारे में अगर चर्चा करें, नॉस्ट्रिल में अगर आए यहाँ फिगर में, फिगर कहाँ चला गया, फिगर में यहाँ नॉस्ट्रिल के बारे में अगर चर्चा करें तो आपको पता है कि नॉस्ट्रिल के थ्रू यहाँ पे नजाल पैसेज के थ्रू अंदर आता है,
अंदर यहाँ पे बीच में एक सेप्टम भी होता है, जिसको जो 2 पार्ट में करता है नॉस्ट्रिल को, ठीक है। तो जो सेप्टम होता है उसको कार्टिलेजिनस का ही वो भी सेप्टम पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, जिसको हम लोग नजाल कैविटी अंदर तक पढ़ते हैं, नजाल पैसेज भी बोलते हैं कभी कभी। यहां से एयर पास होता है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और अंदर आपको सिलिएटेड सेंसरी इपिथेलियम भी देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिलिएटेड, एक मिनट, सिलिएटेड सेंसरी इपिथेलियम, शॉर्टकट में ईपी लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको मिलेगा। तभी तो हम लोग देखते हैं कभी भी थोड़ा बहुत भी हम लोग को अनसर्टेनिटी, मतलब थोड़ा भी अनकॉन्शियस लगता है, छींक वगैरह आने लगता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े, इसका फंक्शन की चर्चा करें कि नजाल पैसेज जो है, जो है इसमें हेयर वगैरह प्रेजेंट है, नजाल चैम्बर का फंक्शन क्या हो सकता है? तो फंक्शन में स्टूडेंट मेनली ये एयर को, जो एयर इनहेल्ड होता है, ठीक है, उसको वार्म कर देता है। जो भी एयर इनहेल्ड होगा उसको वार्म कर देगा, याद रखिएगा। उसमें मॉइस्चर ऐड कर देता है, मॉइस्चर, ये भी याद रखिएगा। ड्राई एयर इजिली वैसे अंदर जा नहीं सकता है, इसलिए उसको मॉइस्चर भी उसमें ऐड कर देता है, ठीक है। फिर हम लोग अगर बढ़े फिर फेरिंग्स की तरफ, इसके बाद माउथ कैविटी तो पढ़ना नहीं है हम लोग को, अब हम लोग फेरिंग्स में आएंगे। तो फेरिंग्स के बारे में सबको पता है कि फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। फेरिंग्स में क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, एक कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। किस किस चीज का, यहाँ पे देखो, ये फेरिंग्स के बारे में यहाँ पे मैं रेड कलर से जो कर रहा हूँ, यही है फेरिंग्स का हिस्सा। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड पाइप का और ट्रैकियल पाइप, मतलब विंड पाइप का, याद रखिएगा। दोनों का कॉमन पैसेज फेरिंग्स है, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ से, तो हम लोग आते हैं अब कहाँ, इपिग्लॉटिस भी एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका फिगर मैंने कल बताया था, ये वाला इपिग्लॉटिस, देखो ये वाला इपिग्लॉटिस भी सबको पता है कि इपिग्लॉटिस का क्या काम है। वो क्या करता है इपिग्लॉटिस, मतलब ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो एयर वाले पाइप के ऊपर होगा, जो कि फूड वाले पाइप में अगर इजिली वैसे खाना जा रहा है, अगर मान लो कभी कभी होता है कि विंड पाइप में भी मतलब खाना ऐसे ही, जैसे ही खाना आएगा, कोई भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप के ऊपर तुरंत शटर अपना लगा लेगा, शटर टाइप का ही होता है, समझो उसको इपिग्लॉटिस, तो ताकि फूड पाइप में इजिली वैसे फूड जा सके। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का दिमाग कहीं और होता है, तो दिमाग, नर्वस सिस्टम नहीं काम करता है, तो इपिग्लॉटिस भी नहीं काम करता है, ठीक है। तब क्या होता है, वो इपिग्लॉटिस खुला ही रह जाता है, जैसे ही विंड पाइप में जाता है तो जोर से हम लोगों को हिचकी वगैरह टाइप का या कुछ भी थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस लगता है, फिर पानी वगैरह हम लोग पीते हैं, तो वो इपिग्लॉटिस ही वहां अपना ढक्कन बंद करना बंद हो जाता है, कम वहां पे नहीं काम कर पाता है, क्योंकि हम लोगों का दिमाग कहीं और होता है। मान लो कि टीवी देख रहे हो या कोई और काम में अभी उसमें खा भी रहे हैं, तब ऐसा होगा, ठीक है, जरूर होगा, होता भी है। तो वो चीज लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि कोई याद कर रहा होगा, तो कोई याद तो नहीं करता उस वक्त, वैसा ही कुछ सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं लैरिंग्स की तरफ, तो लैरिंग्स के बारे में सबको पता है कि लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, याद देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉइस बॉक्स, देखो वोकल कॉर्ड, ठीक है। और इसी में होता है एडम्स एप्पल, जो कि निकला हुआ था, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे बहुत किसी के, यहाँ पे देखो हल्का सा ये इसी के चलते निकला हुआ आता है, दिख रहा है आपको। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, तो आपका आता है ये ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो होता है, यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा आपको मिलेगा 10 to 12 सेंटीमीटर का, याद रखिएगा कितना, 10 to 12 सेंटीमीटर का ये हिस्सा बनता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ब्रोंकी, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स में बदल जाता है, ठीक है। और ये वाला स्टूडेंट जो हिस्सा हो गया, ये आपका हो गया थोरैसिक कैविटी, देखो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, और यही हम कल चर्चा किए थे, यही 24 नंबर में होता है, ठीक है। इसके बाद अल्वियोलर सैक हो गया। अल्वियोलर सैक में जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसियस का, आप सभी को पता है। लंग्स, यहाँ पे लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, यही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही हम लोग एयर पास करेंगे, एयर लंग्स में लेंगे, मतलब इनहेल करेंगे, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा ऐसे मूव करता है, ठीक है। फिर अपने आप पोजीशन पे आ जाता है जैसे ही हम लोग एक्सहेल करते हैं एयर को, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, किस चीज का स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ पे दो चीज देखने के लिए मिलता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, क्या क्या, एक इनहेल वाला और एक एक्सहेल वाला। इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंस्पायरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर ब्रीदिंग इन, इसी को बोलते हैं।
और एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग आउट बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मेनली यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका जो इनहेलेशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या हो, जैसे ही इनहेल करेंगे आपका डायफ्राम जस्ट नीचे जाएगा, थोरासिक कैविटी थोड़ा सा हल्का सा उसमें क्या होगा, एयर आ जाएगा जैसे ही इनहेल करते हैं तो, और यहाँ पर कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। सभी चीज का आप देख पाएंगे जब आप लोग कोई भी सांस लेता है तो कैसे थोड़ा सा फ्लैटन टाइप का आपको फील होता है, तो वही चीज यहाँ भी है। और सेम जस्ट चीज यहाँ पे उल्टा एक्सहेलेशन में, हालांकि अगर चर्चा करें तो ये लंग्स में जाके इकट्ठा नहीं होता, लंग्स के अंदर एल्वियोली जो होता है वहां पे जाके पूरा हवा का एक्सचेंजिंग होता है एयर का, O2 और CO2 का, O2 जाएगा CO2 आ जाएगा, जो चीज अभी हम लोग कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में अगर देखें तो सबको डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगा इनहेलेशन में, तो इंक्रीज होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर चर्चा करें कि इनहेलेशन का मैकेनिज्म क्या है, तो ब्रिंग्स द फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर एयर को लाता है जो कि फ्रेश एयर, और ये पास आउट करता है फाउल एयर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि CO2 से भरा हुआ होता है, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब थोड़ा फुलता आउटवर्ड, मतलब एकदम बॉडी के बाहर नहीं, मतलब बॉडी में ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये चीज यहाँ पे होता है, यही चीज हम लोगों ने देखा। तो ये था आज का हम लोगों का पूरा टॉपिक, पूरा हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में भी सबको समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीदिंग में भी बहुत सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी का कंजप्शन होता है, और रिस्पायरेशन में पढ़ा कि एनर्जी का रिलीज होता है ATP के फॉर्म में। रिस्पायरेशन में देखा कि एंजाइम इन्वॉल्व और वहाँ एंजाइम इन्वॉल्व ही नहीं होता ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग क्या है, एयर का लेना एयर का छोड़ना। रिस्पायरेशन इंटरनल होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और कुछ रिस्पायरेटरी डिजीज भी हैं, उनके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी दिए हुए, इनको भी हम पढ़ ही देते हैं और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, चलो यहाँ से देखो लिखा हुआ है, इफ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट वुड बी 80 मीटर्स, 80 मीटर तक हो सकता है पूरा एल्वियोली जो मिला दिया जाए, जो 400 मिलियन या 500 मिलियन जो बोला जाता है अप्रॉक्स में उसको। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, तो आपका बॉडी का कितना सरफेस, तो याद रखिएगा 1.6 मीटर स्क्वायर लगभग होता है हम लोग के बॉडी का सरफेस एरिया। तो लगभग 50 गुना ज्यादा है, 50 टाइम्स मोर। किस चीज में, कौन सा 50 टाइम्स, ये 80 मीटर्स, अगर आप 80 को डिवाइड करोगे 1.6 से तो ये आएगा आपका 50, मतलब 50 गुना ज्यादा सरफेस एरिया आपका एल्वियोली को अगर सरफेस एरिया में बदला जाए तो हो जाता। हम लोग के बॉडी से 50 गुना ज्यादा, मतलब हम लोग के जैसा ही 50 इंसान समझ लो, ठीक है। फिर लिखा कंसीडर हाउ इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंसीडर करना है कि सोच के देखो, हाउ इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस becomes because of the large surface available for the exchange to take place। यहाँ पे जो एक्सचेंजिंग हो रहा है उसके लिए ही यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि कितना एफिशिएंट हो सकता है ये सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे 80 मीटर्स देखते हैं, हम लोगों में 1.6 मीटर है, तो 80 मीटर्स के चलते कितना बेनिफिट आप समझ सकते हैं। तभी तो उतना एरिया में वहां पे जाके इजिली वे से क्या हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, इफ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर मान लो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को मूव करना हो, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years। देखो अभी मैंने उस वक्त बताया था, फ्रॉम टू टू लंग्स, मतलब अपने पैर से लेकर अगर लंग्स तक पहुंचाना चाहो, ठीक है, तो समझ लो कि 3 साल लग जाएगा डिफ्यूजन से। इसीलिए बोला जाता है कि मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये सभी चीज नहीं हो सकता है। अब बात समझ में आया। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हेमोग्लोबिन,
तो हेमोग्लोबिन है तभी तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ले जा रहा है ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में, नहीं तो फिर कौन पहुंचाता, हम लोग धक्का मारते क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, जो भी क्वेश्चन होता है नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ता हूँ। अगर कोई उसका डिस्कशन नहीं करता है, कमेंट बॉक्स में नहीं आंसर मिलता है, तो फिर मैं इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में जरूर करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर जो हम लोग का टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन, और ये क्वेश्चन आंसर पूरा डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन सब इजी है बहुत ही, अगर आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा शेयर हो सके आपसे, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी ये बेनिफिट हो सके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही वीडियो का मिलता रहे। ऐसे ही सभी चीज़ को आपको दिखा के, मैं सभी चीज़ को 3D हिसाब से हो या फिर डिजिटली हो, प्रोजेक्टर मोड में हो, जितना भी मुझसे होगा मैं करके आपको सभी चीज़ के बारे में, जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है 9, 10 के, सभी चैप्टर्स के वीडियो को अपलोड किया करूँगा। सो थैंक यू।